दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 11 नंबर का लेक्चर है। फिजिक्स पढ़ना हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया था और आज 466 नंबर की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,980 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे और ये बहुत खुशी की बात है कि धीरे धीरे हम लोग लगभग 14,000 सवालों के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन के गति संबंधित कुल 3 नियम आते हैं, तो तीनों नियम के उदाहरण भी देखेंगे, उनसे संबंधित कैसे कैसे सवाल बनते हैं उस पर चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे होंगे, ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो कितनी अच्छी आपकी तैयारी है आप एक बार इस क्लास को देखिए ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे पेड कोर्स बना के रखे हैं। आप यदि भरोसा करते हैं तो एक मौका हमें दीजिए और हमारे साथ जीएस विषय की तैयारी करके देखिए। हिंदी विषय में तो पॉपुलर है ही स्टडी 91, लेकिन जीएस विषय पर एक बार आप भरोसा दिखाइए तो आपको लगेगा कि बहुत बेहतरीन क्लास यहाँ से चलती है। आप केवल एक विषय ज्वाइन कीजिए, मैं तो कंप्लीट जीएस ज्वाइन करने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप एक जीएस का एक विषय ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कम से कम हिस्ट्री आपकी अच्छी तैयार हो जाए, अच्छा लगेगा तो पॉलिटी और ज्योग्राफी भी जो है ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को पढ़ना। ध्यान देंगे आज हमारा 466 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो कुल 13,980 सवाल आपके तैयार होने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि गति के नियम को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। एक गति का नियम दोस्तों दिया किसने था? गति का नियम दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था दोस्तों? गति का नियम दिया था, इनको बुलाया जाता है आइजैक न्यूटन। क्या कहा जाता है? आइजैक न्यूटन। ठीक है, किसने दिया था गति का नियम? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, 1687 में यह पुस्तक प्रतिपादित हुई थी। 1687 ईस्वी में एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित कराया जिस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, क्या नाम है? प्रिंसिपिया। ठीक है, ये जो प्रिंसिपिया पुस्तक है दोस्तों, इसी पुस्तक में इन्होंने इस गति के नियम का दोस्तों जिक्र किया है न्यूटन ने। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपिया पुस्तक का नाम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिलहाल गति का नियम संबंधित किससे है? तो न्यूटन से। चलिए अब एक एक करके हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। कारण न्यूटन के गति विषय का जो प्रथम नियम है, ठीक है, गति देखिए न्यूटन के कितने नियम बताए गए दोस्तों? गति से संबंधित कुल 3 नियम बताए गए हैं। उस 3 नियम में दोस्तों आपसे इस प्रथम नियम के बारे में पूछ रहा है कि न्यूटन का गति विषय के संबंध में जो पहला नियम है वो क्या कहता है। ठीक है, पहला नियम कहता है कि हर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है। यदि वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यदि वह गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है। ठीक है, यानी यहां पर एक लाइन में क्या लिखेंगे कि सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। यही है पहला नियम। ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को, अपनी प्रारंभिक या फिर मूल, ठीक है, प्रारंभिक या मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। ठीक है, यह दोस्तों वस्तुओं में एक प्रकार का गुण पाया जाता है। ठीक है, और कैसा गुण? यदि वो विराम में है, रुकी हुई हैं, स्थिर हैं, तो विराम अवस्था में रहना चाहती हैं। ठीक है, यदि वे स्थिर हैं तो स्थिर रहना चाहती हैं, और यदि वह गतिशील हैं तो इसी अवस्था में रहना चाहती हैं। तो इसी अवस्था में रहना चाहती हैं। ठीक है, कोई समस्या? देखिए बहुत आराम से पढ़िए। कभी कभी किसी सवाल में उत्तर बहुत लंबे हो जाते हैं। आप समझिएगा, मेरा काम, मुझे नहीं पता कि परीक्षा में ऑप्शन क्या देगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ऑप्शन को तोड़ना मरोड़ना सीखिए, आपको रटना नहीं है। मैं यहाँ पे चाहता तो कुछ और एक आध लाइन में बताता और चला जाता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नहीं आप रटिए किसी, पहले आप समझिए कि न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है। ठीक है, पहला नियम यही है कि सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती हैं, यदि चल रही तो चलती रहें, यदि स्थिर हैं तो स्थिर रहें। ठीक है,
ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है कि सड़क पर एक कार जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दोस्तों दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा। देखिए जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि एक गधा अपने पीठ पर सामान लादे हुए चल रहा था और मैंने आपसे पूछा बताइए कार्य कितना हो रहा है, तो आपने कहा शून्य कार्य। क्यों? विस्थापन हो ही नहीं रहा था। विस्थापन होना जरूरी था क्योंकि वह सामान जो है गधे की पीठ पर था, गधा जहां जहां जा रहा था सामान वहां वहां जा रहा था, इस वजह से कार्य जो है शून्य माना गया। उसी तरह से यहां पर कार जरूर चल रही है, चाहे वो 60 की स्पीड में चले चाहे वो 100 की स्पीड में चले, लेकिन कार पर लगने वाला जो बल है वो शून्य ही माना जाएगा, ठीक है। कार्य पर लगने वाला जो बल है वह क्या माना जाएगा? परिणामी बल शून्य होगा, चाहे कार्य की स्पीड कितनी भी हो, चाहे वो 20 पे चले, चाहे वो 60 पे चले, चाहे वो 120 पे चले या 160 पे चले। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि समझिए बात को, क्योंकि यदि कार चल रही है, चलती हुई कार या दौड़ती हुई कार पर त्वरण शून्य होता है। ऐसा क्यों है बताइए, ऐसा क्यों है? सवाल यह है तो लिखिएगा क्योंकि त्वरण शून्य है, क्योंकि त्वरण भी शून्य होगा, ठीक है, शून्य है। इसी वजह से परिणामी बल भी क्या है दोस्तों? शून्य है, ठीक है। बात को समझिएगा, ऐसा एक लाइन में आप जवाब दीजिए। चलिए अभी और सवाल दिखाता हूं, धीरे धीरे आप सभी सवालों को समझेंगे। कर वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः यानी अपने आप परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति दोस्तों क्या कहलाती है? किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति दोस्तों क्या कहलाती है? इसको इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब, इनर्शिया को हिंदी में कहा जाता है जड़त्व, ठीक है। और ये जो पहला नियम है ये जड़त्व का ही नियम है। न्यूटन के गति विषय का जो पहला नियम है, ठीक है, कि हर वस्तु अपने जो है प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये देखिए कहने का तरीका ही है, या तो आप ये कहिए कि वो प्रारंभिक अवस्था में तो बनी रहनी चाहती मूल अवस्था में, या आप कह सकते हैं इसी को अपने प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना चाहती। मैं देखिए इस बात को दो तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जो मैंने पीछे लिखा था, प्रारंभिक अवस्था में बने रहना चाहती है, बने रहना चाहती है। ये मैंने पिछली बात कहा। अब इसी को एक दूसरे तरह से मैं बोलने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा, ठीक है। क्या लिख रहा हूं? प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, विरोध करती है। वही बात है ना, ठीक है। विरोध करना मतलब दूसरे अवस्था में नहीं जाना चाहती, और पहले वाला बात भी तो यही था, ठीक है। तो देखिए बात को कहने का तरीका है, ठीक है। ये इस चीज को दो तरीके से कहा जाता है, वरना आप फिजिक्स पढ़ते हैं इतना कंफ्यूजन रहेगा ना, आपको समझ, कहीं पढ़ेंगे पहले तरीके से, आगे पढ़ेंगे इस तरीके से, अब बच्चा परेशान। एक ही बात है, आप केवल ध्यान से सोचिए तो आपको ये बात समझ में आएगा कि क्या मैंने दो बात लिखा है या एक ही बात लिखा है, ठीक है। अगला सवाल करा, जड़त्व जो दोस्तों कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो जड़त्व के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, ठीक है। जड़त्व के मुख्यतः दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व यानी इनर्शिया, इनर्शिया के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्थिरता का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, ठीक है। स्थिरता का जड़त्व और दूसरा होता है दोस्तों गति का जड़त्व, ठीक है। गति का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व यानी जब कोई चीज स्थिर है तब भी उस पर जड़त्व लगता है, ठीक है। जब स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहता है, जब गति में है तो गति में बने रहना चाहता है। इसलिए दो अलग अलग तरीके का जड़त्व होता है, स्थिरता के लिए अलग जड़त्व, गति के लिए अलग जड़त्व। कहीं कुछ कठिन नहीं ना, अभी इनर्शिया आपने पढ़ना शुरू किया है। और देखिए आगे, कर न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे जड़त्व से है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम ही क्या है दोस्तों? जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्या है दोस्तों? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, कुछ कठिन नहीं। इनर्शिया गलत लिख रहा है, TIA होता है इनर्शिया में, ठीक है।
INERTI, इनर्सिया ऐसे लिखाएगा, और यहाँ भी दोस्तों थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, इनर्सिया, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक थोड़ी इंग्लिश में, इनर्सिया, ठीक है, TI, ठीक है, इनर्सिया। तो याद रखेगा इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व दो प्रकार का, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जो ये बताता है कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है, ये अपना प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती या परिवर्तन का विरोध करती है, बात खत्म। इतना ही अभी तक मैं पढ़ाया हूँ, इससे ज्यादा आपको नहीं कुछ बताया हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए तो कुछ और बताने का प्रयास करता हूँ। कारण न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है बताइए। न्यूटन का ये जो पहला नियम है, क्या इससे कोई सूत्र, कोई फार्मूला या कोई चीज हमें प्राप्त होता है? जी हाँ, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? इससे हमें बल की परिभाषा का ज्ञान होता है। बल यानी फोर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये जो पहला नियम है, जो जड़त्व का नियम है, इसी से हमें क्या होता है दोस्तों, जो जड़त्व का नियम है, इसी से हमें बल की परिभाषा का ज्ञान होता है, ठीक है। कैसे, वो भी बताता हूं। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण को आप बताइए जो समझ में आए, ठीक है, समझाता हूं। जैसे देखिए, यदि कोई कार है जो रुकी हुई है, जैसे ही कार चलती है, एक्सीलेटर लिया जाता है, आपका शरीर पीछे हो जाता है, होता है ना? क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी आपका शरीर स्थिर है, लेकिन जैसे एक झटके में कार चलती है, गति दिया जाता है, तो आपका शरीर वहीं पीछे ही बना रहना चाहता है। अब गाड़ी तो आगे गई, इसलिए आपका कमर जो गाड़ी पे रखे हैं सीट पर, वो आगे बढ़ जाता है, तो शरीर पीछे हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि चलती हुई गाड़ी में ब्रेक मार दिया जाए, तो चलती हुई गाड़ी में आपका शरीर भी गाड़ी के साथ गतिशील रहता है, लेकिन जैसे ब्रेक मारते हैं तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। नहीं, सुनिएगा, ठीक है। रुकी हुई गाड़ी में, रुकी हुई कार का अचानक चल पड़ने से, रुकी हुई कार के अचानक चल पड़ने से शरीर का पीछे की ओर झुकना, शरीर क्या हो जाता है दोस्तों? पीछे की ओर झुकता है, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों? चलती हुई कार, बस, ट्रेन, कुछ भी ले दीजिएगा, चलती हुई कार के अचानक रुक जाने पर शरीर का आगे की ओर झुकना, ठीक है, झुकना, ठीक है। यही है दोस्तों, देखिए यही होता है, ये जड़त्व की वजह से ही दोस्तों ऐसा हो रहा है, ठीक है। या फिर गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, लेकिन कांच टूटता नहीं है, ठीक है। गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, किंतु कांच टूटता नहीं है। भाई कांच में से इतनी तेजी से गोली निकलती है ना कि पूरा कांच फूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, वो स्थिर रहता है। पहले से कांच स्थिर है, स्थिर का नियम का पालन करता है, और केवल वह जितना दूर तक गोली होगा उतना छेद कर वो चला जाता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ये सारे उदाहरण हैं जो न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम से संबंधित हैं। करा स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों? इसी को तो जड़त्व कहा जाता है। जो परिवर्तन का विरोध करती है, इसी को जड़त्व या फिर इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। यह स्थिरता या गतिज अवस्था में जैसे है बना रहना चाहती है, यह परिवर्तन नहीं चाहती, इसीलिए क्या करती है? परिवर्तन का विरोध चाहती है, वो करती है, ये आप याद रखेंगे। खैर, ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। अगर आपको भी ऊंची छलांग लगाना हो तो पहले आप दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों गति का जड़त्व, दोस्तों देखिए, जब व्यक्ति दौड़ता है, अगर शरीर स्थिर है और स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहेगा, तब कूदेंगे तो ज्यादा नहीं कूद पाएंगे, लेकिन दौड़ के आएंगे तो गति का जड़त्व आपके साथ जुड़ जाएगा और इस वजह से आप लंबी दूर तक छलांग लगा पाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद देता है। क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में सहायता देता है,
लगाने में मदद देता है, ठीक है, मदद, सहायता, कुछ भी लिखिए, ठीक है, मदद देता है। इस वजह से वो दौड़ कर आता है ताकि शरीर जो है गति अवस्था में हो जाए। जब शरीर गति अवस्था में हो जाएगा तो गति का जड़त्व काम करेगा और शरीर गति अवस्था में बना रहना चाहेगा तो लंबी छलांग हो पाएगी, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ऐसा किया जाता है। आगे देखिए, कह समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जो है भागना जारी रखता है, ऐसा क्यों? समापन रेखा जानते हैं ना, मान लीजिए दौड़ हो रहा है कहीं पे, ठीक है, दौड़ हो रहा है और दौड़ करके दोस्तों व्यक्ति को कहां आना है, यह दोस्तों एक समापन रेखा है, ठीक है, यह एक समापन रेखा, एक पट्टी है, ठीक है, और यहां से धावक दोस्तों दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आकर इन्हें इस पट्टी को पार करना है, ठीक है। तो जब पट्टी को पार करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पट्टी लगी धावक आके रुक जाए, नहीं, क्योंकि वो दौड़ते हुए आ रहा है तो उसका शरीर गति अवस्था में है और शरीर गति अवस्था में बनाए रखना चाहता है अपने आप को, इसलिए वो उस रेखा पर रुकता नहीं, उसे दांक जाता है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों गति का जड़त्व कार्य करता है, गति का जड़त्व कार्य करता है, इसीलिए धावक रुक नहीं पाता है, धावक क्या है, चलता ही जाता है और उससे उस रेखा से आगे निकल जाता है। करा जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, कोई घुमावदार सड़क है, जब कार उस पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करते हैं? तो जड़त्व का ही अनुभव करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कोई यात्री ऐसे बैठा है, अब जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी से घूम रही है ना, तो याद रखिएगा वो कि आपका झुकाव किधर होगा, आप जैसे बैठे ना, अगर गाड़ी घूम रही है तो आपका झुकाव होगा, ठीक है। ये किस वजह से झुकाव होता है, चाहे किधर भी, ठीक है, याद रखिए सब जड़त्व के कारण ही हो रहा है। क्यों दोस्तों? एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा है, ठीक है, उसका शरीर अभी स्थिर है, या हम कह शरीर उस गाड़ी में स्थिर है लेकिन गाड़ी के साथ शरीर गतिमान है, तो जिस स्थिति में उसी स्थिति में बने रहना चाहता है। अब गाड़ी अगर इधर उधर करेगी तो यहां पर जड़त्व की वजह से ही उसे बल का अनुभव होता है, यह आप याद रखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। देखो खाली नौटंकी ये सब है, आप चाहे गाड़ी पे बैठिए, चाहे बाइक पे बैठिए, मोटरसाइकिल पे बैठिए, किसी कार पे बैठ जाइए, हवाई जहाज पे बैठ जाइए, भाई एक ही बात है हर जगह। ये केवल रेलगाड़ी लिख करके, मोटर कार लिख करके ये आपको परेशान करता है, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, इंजन यानी आगे की तरफ मुंह करके बैठा है, कर रहा है, बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है, चलती हुई गाड़ी है। देखिए क्या लिखा है, चलती रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रुकी नहीं है, रेलगाड़ी चल रही है, चलती रेलगाड़ी में वो सिक्का उछाल रहा है। तो सिक्का जब हाथ में रहता है तो उसी स्थिति में बना रहना चाहता है। अब गाड़ी चल रही, सिक्का उछाला तो सिक्का हमेशा पीछे गिरेगा। कहां गिरेगा? सिक्का किधर गिरेगा? तो याद रखेगा पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि जड़ तो इस पे भी काम कर रहा है, पीछे की ओर गिरेगा, आगे थोड़े चला जाएगा। हाँ, व्यक्ति अगर अपोजिट दिशा में मुंह करके बैठता, अभी तो इंजन की ओर बैठा है, अगर अपोजिट मुंह करके बैठता तो उस व्यक्ति के दूसरे हिस्से में जाके सिक्का गिरता, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। कह रहा एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, अच्छा, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, वैसे ही जैसे गाड़ी में होता है। इसका क्या कारण है? तो याद रखेगा जड़त्व। इसका क्या कारण दोस्तों? ये जड़त्व की वजह से ही दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। और कौन सा जड़त्व काम कर रहा है? गति का जड़त्व। जड़त्व में भी कौन जड़त्व? तो याद रखेगा गति का जड़त्व काम कर रहा है कि जैसे वो गाड़ी या ट्रेन चलना आरंभ करती है, व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है। यदि चलती हुई गाड़ी रुकती है तो व्यक्ति का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। कह रहा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? इसका भी प्रतिपादन दोस्तों न्यूटन ने ही किया था। हालांकि हमारे देश में इस नियम को पहले ही बता दिया गया था, लेकिन क्या करेंगे, जो विज्ञान मानता है उसे सुनिए, ठीक है। तो न्यूटन ने ही दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एक सेब को गिरते हुए देखकर उसे लगा कि पृथ्वी में कोई बल है, इसी वजह से हर वस्तु जो है नीचे की ओर आके गिरती है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों कह दिया गया, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे, हमने जिस तरह से फिजिक्स विषय आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमने बहुत सारा विषय आपको पढ़ाया है। अभी तो दोस्तों आज आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना आपने 456 नंबर से शुरू किया और आप आ गए 466 नंबर पर। इस प्रकार हमने कुल 11 क्लास को दोस्तों कवर किया। कितनी क्लास? 11 लेक्चर जो है अभी तक आपको दिए जा चुके हैं। इसी तरह से पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा भारतीय संविधान यानी राजव्यवस्था, पूरा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, सब कुछ पढ़ा दिया गया। और ये सब पढ़ते हुए हम लोग लगभग 450 लेक्चर
दोस्तों कंप्लीट कर लिए। मायने रखता है 450 लेक्चर यार, 450 लेक्चर। आप जिस दिन पढ़ना शुरू करेंगे ना शुरू से, उस दिन आपको लगेगा कि नितिन सर ने इतनी क्लास कितने मेहनत से लिया होगा। ज्यादा लंबी क्लास में नहीं लेता, आधा घंटे क्लास लेता हूं और ज्यादा सवाल भी नहीं, एक दिन में 30 सवाल लेकर आता हूं। मेरा मानना है कि ये 30 सवाल अगर आपने पढ़ लिया सफिशियंट है आपके लिए यार। मैं 100 सवाल पढ़ा के क्या करूंगा जब दिमाग में लोड ही नहीं आ पाएगा। उतना पढ़िए जितना याद हो जाए, और पीछे बहुत कुछ दिया हूं, जाके रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि गति के दूसरे नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, गति के पहले नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। गति का जो प्रथम नियम था उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें जड़त्व के बारे में जानकारी मिली। किसके बारे में, इससे हमें जड़त्व के बारे में जानकारी मिली, और जड़त्व से हमें स्थिरता के जड़त्व के बारे में पता चला और गति के जड़त्व के बारे में पता चला। उसी तरीके से पूछ रहा है कि गति का जो दूसरा नियम है इससे और क्या मिला था, प्लस बल की परिभाषा मिली। ठीक है, बल की परिभाषा का पता चलता है। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ बल के व्यंजक का पता चलता है। किसका, बल के व्यंजक का पता चलता है। बल का व्यंजक मतलब F बराबर क्या होता है, ma होता है ना। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, जहां m क्या होता है दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान होता है, और a क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से ही हमें बल के बारे में पता चलता है। यही क्या है दोस्तों, गति का दूसरा नियम है, याद रखेंगे। न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम में दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण अगर आपको पता हो तो बताइए। बिल्कुल बताता हूं। देखिए, कभी मैच देखा आपने क्रिकेट। अब क्रिकेट में अगर कोई दोस्तों कैच आया और जब कोई खिलाड़ी उस कैच को रोकता है तो ऐसे नहीं रोकता, ऐसे रोकेगा ना तो गेंद गतिशील अवस्था में उसका हड्डी उड्डी टूट जाएगा। तो गेंद जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में खींचता है। अगर कैच उधर से आ रहा तो ऐसे हाथ को पीछे करता है ताकि उसको कम चोट का आभास हो, ये रोकना नहीं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैच पकड़ते समय खिलाड़ी, कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को गेंद की दिशा में ही ले जाता है। ठीक है, ले जाता है ताकि उसे क्या हो दोस्तों, चोट का एहसास जो है कम हो। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसे चोट लग सकता है। इसी वजह से दोस्तों ऐसा करता है कि यह गति के नियम का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा गति का दूसरा जो नियम है ये किससे संबंधित है। जैसे पहला वाला जड़त्व से संबंधित था, तो दूसरा नियम दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखेगा, दूसरा नियम संबंधित है संवेग से। किससे संबंधित है, पहला नियम जड़त्व से संबंधित था और दूसरा नियम गति का किससे संबंधित है, यह संवेग से संबंधित है। किससे, दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। अब संवेग आ गया तो अब इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा गति का दूसरा नियम किसे समझने में दोस्तों सहायक है। देखिए, बल के व्यंजक को समझने में सहायक है। ठीक है, या बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। बल के व्यंजक को समझने में सहायक है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। ठीक है, तो ये जो है गति का दूसरा नियम है। ठीक है, और संवेग को समझने में सहायक है। किसे, और संवेग को समझने में सहायक है। कारण न्यूटन के गति विषयक का जो तीसरा नियम है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यह किससे संबंधित है, इसी को तृतीय नियम कहा गया। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है इसी को तृतीय नियम भी कहा गया। एक्शन रिएक्शन, किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर आप जितना बल का प्रयोग करते हैं उसके विपरीत उतने ही बल का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी गेंद को किसी दीवार पर मारने पर जितना तेजी से मारेंगे उतनी तेजी से वो पीछे आएगा, धीरे से मारेंगे तो धीरे से आएगा, तेज मारेंगे तो तेज आएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है। कह रहा गति का जो तृतीय नियम है ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो यह स्थिति एवं वेग। ठीक है, स्थिति एवं वेग के मध्य संबंध दोस्तों ये दर्शाता है। इसे आप याद रखेंगे। कैसे दोस्तों, वेग कैसे, जितना तेज मारेंगे, धीरे मारा तो धीरे, तेज मारा तो तेज। हम कह रहे हैं किसी चीज पे धक्का भी आप मार रहे हैं तो जितना धक्का आप देंगे ना उतना ही दोस्तों रिएक्शन उधर से मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जितना गिव उतना टेक।
करा कि प्रत्येक क्रिया की उसके समतुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही तो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्या है? यही क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, इसी को तृतीय नियम कहते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा दीवार पर फेंकी हुई गेंद जो है ये किस गतिविषयक के नियम के कारण टकराकर वापस लौटती है? तो याद रखेगा तृतीय नियम के कारण। ठीक है, तृतीय नियम के कारण, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन का नियम दोस्तों कहते हैं। टकराकर इसी वजह से गेंद दोस्तों वापस लौट आती है। करा न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम के संबंध में जो सही बात है वो बताइए। तो इसको एक लाइन में अपने भाषा में याद रखेगा कि किसी भी वस्तु पर जो बल है, ठीक है, वो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, तो लिखिएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगता है। कैसे? अरे मेरे भाई, आपने कहा क्रिया प्रतिक्रिया का बल, एक तरफ से बल लगा तो क्रिया, उधर से जितना फोर्स आया, प्रतिक्रिया तो विपरीत दिशा में आ रहा है ना। आप ऐसे मारेंगे धक्का तो उधर से ऐसे धक्का आएगा। अरे आप गेंद ऐसे फेंकेंगे तो गेंद वैसे थोड़ी चली जाएगी। ठीक है, जैसे करेंगे वैसे जाएगी। ठीक है, तो इसको समझ में रखिएगा आप। ठीक है, तो सेम टू सेम दोस्तों, केवल विपरीत दिशा में दोस्तों यह बल लगता है, याद रखिएगा। करें गति विषयक के तृतीय नियम का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग है तो उसको बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं। बंदूक चलाया जाता है ना, तो बंदूक दोस्तों जब बड़ी वाली बंदूक चलाते हैं तो झटका देती है। क्यों? अरे गोली इतनी रफ्तार से निकलती है कि पीछे बंदूक पीछे आ जाता है, इसलिए बंदूक को इस कंधे पर टिका के दोस्तों चलाते हैं। लेकिन अगर कंधा कमजोर होगा ना तो ही खिंचा उचा जाएगा। ठीक है, इस वजह से याद रखेगा बंदूक को चलाते समय याद रखेंगे या गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका मारना। ठीक है, बंदूक की गोली निकलते समय बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया है, झटका देना। ठीक है, यह क्या दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया है। जितना तेज निकलेगी उतना तेज दोस्तों ये झटका देगी। ठीक है, इसी तरह से रॉकेट का आसमान में उड़ना। ठीक है, देखिए रॉकेट जितना तेज अपने पीछे से क्या करेगा, अग्नि को बाहर निकालता, वो उतनी तेज दोस्तों रफ्तार बना के उड़ता है। ठीक है, इसलिए कभी देखिए जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो बड़ा तेजी से दोस्तों आग का गुब्बारा निकलता है। ठीक है, और तेजी से दोस्तों रॉकेट ऊपर जाता है। तो इसको भी याद रखेगा, उसका प्ररोध जितना तेजी से निकलेगा उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। करा बल और समांतराल के गुणनफल को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को तो आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग। बल एवं समयांतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेग। आवेग को इंग्लिश में इंपल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इसको इंग्लिश में इंपल्स कहा जाता है। ठीक है, इंपल्स। और इंपल्स को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बल को एफ से डिनोट करते हैं। तो इंपल्स यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? आई यानी आवेग। ठीक है, ये हो गया आवेग। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा? बल। बल यानी हो गया एफ, और गुणे क्या हो जाएगा? समयांतराल। ठीक है, समयांतराल को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एफ इंटू टी हो जाता है। इसको याद रखेंगे, नया फार्मूला है। करा किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? अब इसे संवेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे संवेग कहते हैं। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, मोमेंटम। लेकिन जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है यह प्रतीक होता है P। ठीक है, इसीलिए याद रखेंगे, लिखेंगे संवेग और ब्रैकेट में लिखेंगे P, न कि लिखेंगे M। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को लिखते हैं मास यानी हो जाता है M। ठीक है, गुणे यहां पर हो जाता है वेग। वेग को क्या लिखते हैं दोस्तों? वेग को हम लिखते हैं V। ठीक है, वेग को लिखते हैं V, यानी P बराबर m इंटू वी होता है। ठीक है, P बराबर m इंटू वी होता है। काइनेटिक एनर्जी में यही हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ mv स्क्वायर हो जाता है, जहां हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है,
चलिए, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा हो जाएगा, याद रखेंगे। कहा आवेग दोस्तों किसके समतुल्य होता है? अभी तो आपने पीछे पढ़ा कि आवेग यानी इंपल्स, इंपल्स बराबर क्या होता है? तो याद रखेगा F × T होता है, ठीक है। तो ये किसके समतुल्य होता है? तो लिखिएगा बल एवं समयांतराल, बल एवं समयांतराल के गुणनफल के बराबर, के गुणनफल के समतुल्य, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? इसी के बराबर होगा ना इंपल्स, तो इसी को लिखिएगा जो पीछे आपको समझाया गया। और एक चीज और याद रखेगा, कभी कभी इसका एक अलग तरीके से उत्तर देता है, आवेग किसके समतुल्य होता है? तो एक ऑप्शन भी देता है संवेग परिवर्तन की दर को, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन के बराबर, हाँ, जितना संवेग में परिवर्तन में P बराबर mv पढ़ा था, पीछे P बराबर mv पढ़ाया था, और यहां जो उत्तर होगा ये संवेग में परिवर्तन के बराबर जो होगा समतुल्य, संवेग में परिवर्तन के समतुल्य, ठीक है। यह भी उत्तर हो सकता है इसका, समतुल्य, इसके बराबर। तो देखिएगा परीक्षा में क्या दिया है, हो सकता है इसके परिभाषा से निकाल कर दे दे, हो सकता है ऐसे दे दे। कह रहा यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, कर दीजिएगा दोगुना, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? मैंने पढ़ाया था, यदि वेग को दुगुना करेंगे, तो वेग को दुगुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेग को आपने क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? वेग दुगुना तो संवेग भी दोगुना, ठीक है। संवेग भी क्या होगा दोस्तों? दोगुना ही होगा, ये बात याद रखेंगे। लेकिन गतिज ऊर्जा में मैंने आपको समझाया था, 2 लिखे हैं तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? यह 4 गुना हो जाएगा, जो मैंने समझाया था कि 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये 4 गुना हो जाता तो 4 का स्क्वायर होता, तो 4 चौका 16 हो जाता, ना कि 8 होता। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में गड़बड़ी करते हैं, आप न कीजिएगा, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। किसी वस्तु का संवेग दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है? तो संवेग बराबर होता क्या? मोमेंटम बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान और वेग पर ही दोस्तों इसकी निर्भरता होती है, ठीक है, क्योंकि P बराबर क्या होता है? mv होता है, पीछे आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा? यह किस पर डिपेंड करेगा? तो लिखिएगा द्रव्यमान और वेग पर दोस्तों यह निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए उसके फार्मूला से ही हम लोग पैदा कर ले रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स कठिन नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई विषय कठिन नहीं। कोई विषय कब कठिन होता है? जब आप नहीं पढ़ते हैं, जब आप विषय को छोड़कर भागते हैं। लेकिन जिस दिन आप निकटता दिखाएंगे उस दिन सब कुछ आपको आसान लगेगा। तो आप जुड़िए, साथ में पढ़िए, स्टडी कीजिए, सब अच्छा लगेगा, ठीक है। और मौका दीजिए, आपसे निवेदन है, भरोसा कीजिए, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है बिना किसी लालच के। आप देखिए कितना व्यूज आता है। कितने सारे बच्चे तो कहते हैं सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपके व्यूज इतने कम आते हैं। फिर भी मैं रुका नहीं, अपने 6 विषयों को समाप्त किया, 7वें विषय पर आया। मैंने अपने जीवन में ठाना है कि मैं सारे विषय के सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा, चाहे कोई बच्चा आए या ना आए, मुझे व्यूज से फर्क नहीं पड़ता। मेरे जगह पे कोई दूसरा होता ना, कोई दूसरा विषय पढ़ाता, कुछ दूसरा वीडियोज बनाता, जिससे व्यूज आता, जिससे उसको पैसा मिलता, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे पता आज नहीं कल आप आओगे और इसी वीडियो को देखोगे और कहोगे कि वाह कितना बढ़िया पढ़ाया गया। तो मुझे आज नहीं देखना, मैं लॉन्ग टर्म सोच के चल रहा हूं, मुझे कल की बात देखनी है। और वैसे भी मेरे चैनल पे मैंने देखा है, जो मैं आज पढ़ाता हूं उसे कोई नहीं देखता, जो मैं 4 साल पहले पढ़ा उसे लोग आज देखते हैं। मैं सोचता हूं लगता मैं समय में आगे भाग रहा हूं, बहुत आगे। जो 4 साल बाद लोग पढ़ेंगे वो मैं आज पढ़ा रहा हूं। आप देखिएगा, भरोसा कीजिएगा, आप भी इसी धरती पर रहेंगे, आपको कुछ होगा नहीं। हाँ, हो सकता है तब तक आप अफसर बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, सिलेक्शन मिल जाए आपको, बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन एक बार आप स्टडी 91 पर आके देखेगा कि जो वीडियोज आप आज देख रहे हैं उस वीडियोज पे कितने व्यूज हैं, तब देखेंगे तो मिलियंस में व्यूज आपको मिलेंगे, तब मिलियंस मिलेंगे। आज नहीं, आज तो 1000 भी पार करने में, 10,000 पार करने में दोस्तों इसका हर कर्म हो जा रहा है। लेकिन तब ये मिलियन में होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। कब? 4 साल बाद। तो आप सोचिए ना कि मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि जो 4 साल बाद होने वाला है वो मैं आज आपको दे रहा हूं, लेकिन नहीं समझना है। वही मैंने कोर्स में भी किया है। मैंने कोर्स में ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कोर्स बना दिया, नहीं। मैं चाहता हूं सटीक पढ़िए, जिम्मेदारी से पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, दिल गदगद हो जाए, मन खुश हो जाए। आप एक मौका दीजिए तो सही, एक बार डेमो देखिए ना, एक बार हिस्ट्री का डेमो देखिए। बहुत कमाल की क्लास है दोस्तों, और जीएस में बहुत बढ़िया क्लास चल रही, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, बहुत सारे बच्चे इसे ज्वाइन भी कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कीजिए, यही कहना चाहूंगा आपसे। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और
आइए साथ में जुड़िए, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। नहीं उठता है कॉल किसी वजह से तो व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तब तक के लिए, और पूरी क्लास देखिएगा, पीछे के वीडियोज भी जाकर देखिए, ये आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।